नमस्कार, एच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उद्योगपति हैं, जो समाज सेवी हैं और अब एक पार्टी की अध्यक्षा भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महिला एम्पावरमेंट पार्टी की अध्यक्षा डॉक्टर नोहेरा शेख की। इस पार्टी ने एक इतने कम समय में इतना विस्तार कर लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए मैडम से ही बात करते हैं। मैडम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैडम, मेरा पहला सवाल तो यही है कि आप ऑलरेडी एक इतनी बड़ी उद्योगपति थी और समाज सेवी हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी बनाने की क्या आपको सूझी? जी उद्योगपति होने से क्या है कि हम एक सोशल वर्क कर पा रहे थे, एक महदूद लोगों की मदद कर पा रहे थे। तो राजनीतिक में आने का मतलब ये है कि टोटल भारत में इंसाफ की आवाज़ लाना और टोटल भारत में एक इनकलाब लाना और जो इनजस्टिस लोग हो रहे हैं उनको जस्टिस दिलाना, ये मेरा अहम सा मुद्दा है। अच्छा, और आपकी जो पार्टी थी, मतलब आपने बहुत कम समय में आपकी पार्टी ने जो जमीन तैयार किया है, जो इतना विस्तार किया है, आज कर्नाटक राज्य के हर एक क्षेत्र में वो पहुंच रही है, तो आपको लग रहा था कि क्या वो पहुंच पाएगी? जी, पार्टी का कम समय है, मगर जो पार्टी हमारी नहीं है, मगर हमारे जो लोग हैं, जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, वो मेरे से 20 साल से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ज़मीन तैयार करना हमारे लिए कहीं भी किसी भी स्टेट में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि पार्टी का काम तो लोग ही करते हैं। वो लोग ऑलरेडी लाखों के लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए ये आसानी भी हो गई और पार्टी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखकर, पार्टी की सूझ देखकर काफ़ी लोग आगे भी बढ़ गए और काफ़ी साथ दिए हैं। अच्छा, काफ़ी कुछ देखा भी जा रहा है। आप जो कर्नाटक राज्य है, आप उसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि आप काफ़ी विदेश भी रहती हैं, लोगों का कहना है कि आप काफ़ी विदेश रहती हैं, तो आप कर्नाटक राज्य को किस तरह देखती हैं? आप आई हैं यहाँ पर, लोगों से मिली हैं, आप लोगों के बीच में जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्दे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर ये चीज़ होना ज़रूरी है? जी, और ख़ासकर से कर्नाटका के जो मुद्दे हैं, कर्नाटका के मुद्दों को मैंने देखा है। और जो आपने पूछा कि विदेश रहती है, विदेश तो कामों के लिए जाते आते हैं, वो तो सारे लोग जाते हैं, पॉलिटिकल भी जाते हैं, बिजनेस के लोग भी जाते हैं, सारे लोग भी। अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा तो विदेश में ही हैं, जब से जीते, सीधी सी बात है। और वो बात है। तो कर्नाटका का सर्वे जो था, मेरा एक सर्वे था कर्नाटक में इलेक्शन में मैं आने से पहले, तो उस सर्वे में बहुत सारी चीज़ें कर्नाटक के लोगों के लिए इनजस्टिस नज़र आए थे। तो वो एक सबसे पहला ये था कि कर्नाटक में पानी का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, कि लोगों तक पानी नहीं मिलता है, जो गरीब लोग होते हैं। अर्बन में फिर भी ठीक है, मगर रूरल में जब जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होती है, विलेजेस में वगैरह सब। उसके बाद बिजली का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो कर्नाटक के जो स्टाफ है, जो गवर्नमेंट स्टाफ है, जो जॉब करते हैं, उनके लिए सैलरीज बहुत कम है दूसरे स्टेटों के मुकाबले में। तो उनके लिए जैसे और भी ज़्यादा स्टाफ है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ कर्नाटक में 2017 में 3500 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। तो मैंने उसको भी चेक किया और एक रिपोर्ट निकाली, क्या ये सच रिपोर्ट है या गूगल ऐसा शो कर रहा है या कोई बात। तो उसमें 90% लोग सच निकले। और उनके वाइफ से मैंने मुलाकात की, उनके माओं से मैंने मुलाकात की, जो एक जगह तो पूरा 25,000 के लिए पूरा घर ही सुसाइड कर लिया, बीवी, 2 बच्चे और वो सबके। तो खाली इतना ही था कि वो 25,000 लोन ले लिए थे और लेकर जो है वो फिर अदा नहीं कर सके। रोज़ प्रेशर हो रहा था, प्राइवेट में ले लिए थे वो लोग, घर पे झगड़े करने वगैरह सब आ रहे थे, तो उन्होंने रात में सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो मुद्दे थे जो मेरे सामने आए। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक के इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ और इंशाअल्लाह मैं ये कर्नाटक के इन मसाइल को मैं हल करके भी रहूँगी और एक बदलाव लाने की पूरी कोशिश भी करूँगी। उसको किस तरह तैयार कर रही है? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर घर की नींव मजबूत होती है तभी एक मकान अच्छा बन पाता है, तो किस तरह मजबूती आप लोग ला रही हैं?
तो मजबूती क्या है? ज़मीनी मजबूती ये है कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि लोगों को हमारी बातों पे भरोसा हो, और भरोसा होने के लिए जब लोग पूछते हैं मुझे, जब पहले वो मुझसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी पार्टी तो नई है। मैं कहती हूँ कि पार्टी नई है, मैं नई नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में 20 साल से हूँ, 1998 से है, तो मैं 20 साल से जो है काम कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ। तो जब वो जाते हैं, चेक करते हैं और देखते हैं कि हाँ ये जो है कौम के लिए, जो है समाज के लिए कुछ काम की है, तो फिर वो लोग आते हैं, पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो फिर मेंबरशिप लेवल में और लोगों को बात करने के लेवल में सब कुछ भी जो है ये काम हमने मजबूत किया। दूसरी बात, अगर हमारी पार्टी रूलिंग में आ जाएगी तो हम सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरियात हैं कर्नाटक के, तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। बेसिक में से अपने बच्चों के स्कूल्स को जो है, जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट, जो प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाते हैं तो उसके फ़ी जो है गवर्नमेंट अदा करे, ताकि गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जैसे इस स्टेट में पानी की जो तकलीफ़ है, तो उस पानी की तकलीफ़ को बोर के ज़रिए से और नदियों में फ़िल्टर रख के उसके ज़रिए से और स्टोरेज के ज़रिए से काफ़ी वाटर का जो है हम इंतज़ाम लोगों के लिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बिजली की कमी है, वो जो बिजली की जो कमी है यहाँ पर स्टेट में, तो बहुत ज़्यादा कमी है। छोटे जो विलेजेस होते हैं वो लोग कहते हैं कि 24 आवर्स में हमारे पास 4 घंटे भी बिजली नहीं होती है, कुछ लोग कहते हैं 5-6 घंटे होती है, कुछ लोग कहते हैं 10 घंटे होती है। तो उसके लिए सोलार पावर रख के जैसे हम लोग बिजली का डेवलपमेंट बहुत अच्छा ला सकते हैं, एक सोलार प्लांट के ज़रिए से पूरे कर्नाटक में भी हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जैसे अर्बन को जैसे बिजली रहती है उसी तरह से रूरल को और आके विलेजेस को भी जो है देना चाहिए। क्योंकि ख़ासकर से हम लोग जो अर्बन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, पॉलिटिकल जितने भी लोग होते हैं वो बड़े लोग बहुत करीब रहते हैं। मगर हम सोचते हैं इस तरह से, तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी वही सहूलियात मिले जो मालदारों को मिलती है, जो अर्बन को मिलती है, वो विलेजेस के लोगों को भी जो है उसी तरह के सहूलियात मिल सके, उसके ऊपर मैं काम करूँगी। अच्छा, मैनिफेस्टो तो तैयार कर दिया जाता है, लेकिन मैनिफेस्टो के बाद जब बारी आती है करने की, सत्ता में जब उनकी सरकार आ जाती है, मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, हाँ, तो जब सत्ता में सरकार आ जाती है उनकी, तो उसके बाद कह देते हैं लोग ये तो एक जुमला था। तो अब आप ये जो मैनिफेस्टो है, क्या ये सिर्फ जुमले के लिए बनाया जाता है या वास्तव में इसलिए बनाया जाता है कि जनता के लिए ये काम करना है? सबसे पहले क्या है कि मैनिफेस्टो जो होता है वो एक वादा होता है लोगों के साथ कि हम अगर आ जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए ये सब करेंगे। तो वो वादे में कई बातें लिखी जाती हैं, हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे, फलां करेंगे। तो मैं सारे कर्नाटक के हो या पूरे देश के जो जनता है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि पिछले साल लोगों ने क्या मैनिफेस्टो अपलोड किए थे और क्या उन्होंने लोगों में लेके आए थे, तो फिर 5 साल के बाद चेक करो क्या वो मैनिफेस्टो 5% भी अगर कंप्लीट किया गया है तो बहुत बड़ी बात होती है। जो पिछले सालों में 2013 में कर्नाटका में एक मैनिफेस्टो रिलीज़ किया गया है, आप भी उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें से 1% भी वादा पूरा नहीं हुआ। 100% तो अलग बात होती है, 1% भी वादा पूरा नहीं हुआ। वादे पूरे भी कैसे होते हैं? जैसे वादा कर दिया कि हम गरीबों के लिए घर बना के दे रहे हैं, खाली वो कहाँ आता है? टीवी में, डिजिटल में घर बना के दे रहे हैं, एक औरत मुस्कुरा रही है, एक बच्चा खड़ के मुस्कुरा रहा है, वो नहीं है। जब रियल में ग्राउंड पे जाके चेक करते हैं तो ना उनको घर है, ना वहाँ पर कुछ भी नहीं। आज भी वो पूर हाउसेस, क्लॉथ हाउसेस वैसे ही रुके हुए हैं। तो इसका मतलब मैनिफेस्टो में मेंशन कर दिया गया, वो काम नहीं किया है। MEP को लाने का मकसद भी यही था कि इन चीज़ों के मुद्दे हम उठा सके और पूछ सके कि मैनिफेस्टो भी आया और मैनिफेस्टो के लिए बजट भी सैंक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टो को बजट सैंक्शन हुआ। तो हमारा इरादा है कि जब मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे तो उसमें हम डेट दे देंगे कि पानी का आपका प्रॉब्लम है, वो इतने डेट से 1 साल के अंदर ये किया जाएगा। जो बिजली का प्रॉब्लम है उसका टाइम इतना लगेगा, उसका डेवलपमेंट के लिए इतना टाइम लगेगा, उसके लिए बजट भी इतना लगेगा, तो इतने टाइमिंग में इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी करेंगे वादे उसको 5 साल में कंप्लीट करके बताना चाहिए। जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के MPs हैं, MLAs हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको करके बताना चाहिए। अगर वो मैनिफेस्टो को कंप्लीट नहीं करते हैं तो जनता को चाहिए कि इस बार उसका जवाब वोट के जरिए से उनको बताना चाहिए। अच्छा मैडम, आपने कर्नाटक में आप इतना देखिए, आपने यहाँ पर बेरोजगारी की बात अगर हम करें तो कर्नाटक में बेरोजगारी भी है, और
बेंगलोर तो आईटी हब कहा जाता है, उसके बावजूद भी बेरोजगारी है यहाँ पे। तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिलाया जाएगा, ऐसा क्या किया जाएगा यहाँ पर कि जो वहाँ यहाँ पर रोजगार पैदा हो सके? क्योंकि एक सत्ता, किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर युवाओं के लिए अगर कोई पार्टी कुछ नहीं करती है तो फिर उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है। मैंने इसके प्लान भी सोचे हैं और मैंने सोच कर रखा है कि मैंने सर्वे भी किया है कि बेरोज़गारी वाकई में बहुत ही ज़्यादा है कर्नाटक के अंदर। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि एक एक महिला 200 रुपयों के लिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के लिए काम करने के लिए जाती है। उसको आने जाने में उसके बस के अखराजात ही उतने हो जाते हैं, फिर भी जाती है बेचारी काम करने के लिए। उसी तरह से जो यूथ है, उन्होंने किसी ने आईटी कर लिया और किसी ने इंजीनियरिंग कर लिया, किसी ने बहुत सारे एमसीए कर लिया, एमबीए कर लिया, सब कर लिया, मगर वो भी बेरोज़गार पड़े हुए हैं। तो मेरे पास जो है काफ़ी प्लान्स हैं इन बेरोज़गारी को हटाने के लिए, ताकि जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है स्मॉल स्केल माइन हो जाए। जो लेडीज़ के लिए क्लॉथ वर्किंग है, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो बैठ कर भी काम कर लेती है, एम्ब्रॉयडरिंग के काम और मशीनों के काम वगैरह सब कुछ, क्योंकि उनको घर में दे देते हैं तो वो काम नहीं करते। तो उनके लिए एक इंडस्ट्री लगा देंगे और एक इंडस्ट्री कर देंगे, उसके ऊपर एक बजट कर देंगे, एक बजट मुकर्रर कर देंगे कि ये बजट महिलाओं के काम के लिए है और उनके जॉब के लिए है। उनकी काउंसलिंग करेंगे कि जो महिलाएं काम करना चाहेंगे। अब कुछ लोग होता है जिनको कंप्यूटर नॉलेज होता है, तो फिर उनके लिए डेटा सेंटर्स कायम करें और सेंटर्स कायम करके जो है उसमें उनको जॉब देने का, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का जॉब होता है लोगों को कई कंट्रियों से मिल जाता है एक जगह बैठकर भी, और वो बहुत ईजी, कभी कभी तो इतना ईजी काम होता है कि खाली एक एप्लीकेशन एक बार सिखा दो, वो 100 साल तक उस पर काम करके उसको सैलरी मिल जाती है। खाली एक ही एप्लीकेशन होता है जिसमें मेंशन करना होता है। तो छोटे छोटे 5 क्लास जो लोग पढ़े हैं उनको भी हम वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मैंने महिलाओं के लिए यही प्लान किया है कि उनके लिए जो लोग कंप्यूटर नॉलेज रखते हैं, अगर ना भी रखते हैं तो थोड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको देकर पहले चेक करें, सर्वे करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने लेडीज़ यहाँ जॉब करने वाले हैं, उस हिसाब से एक एक एरिया वहाँ पर फॉर्म करें कि उनके लिए ईजी हो जाए जॉब करने के लिए। उसी तरह से हमारे यूथ के लिए भी जो है इसी तरह से डेटा सेंटर और दूसरे इंडस्ट्रियल एरियाज और दूसरे फैक्ट्रीज वगैरह जो है वहाँ पर बढ़ाया जाए और काम बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत में हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से हर चीज़ एक्सपोर्ट होती है हर कंट्री के लिए। तो फिर हम मौके भी ज़्यादा दें तो इस तरफ हमारी कंट्री को भी कमाई हो जाएगी और उन नौजवानों के लिए भी जो है कमाई हो जाएगी। और कितने कितने वहाँ पर है उनके प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाने के मैंने प्लान किया है। इंशाल्लाह मैं करूँगी भी। इंशाल्लाह आप करेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आपका मैंने काफ़ी स्पीच सुना है, मैंने स्पीच में हमेशा महिलाओं की बात सुनी है, कभी और लोगों की बात नहीं सुनी। कहा जा सकता मर्दों की बात मैंने नहीं सुनी। महिलाओं के लिए मैं ये करूँगी, आप महिलाओं के लिए करेंगे क्या, और लोगों के लिए नहीं करेंगी? हाँ, पार्टी का नेम तो मैंने महिला एम्पावरमेंट पार्टी रखा है, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। और मर्दों की बात के लिए मैं ये कहती हूँ कि हर महिला किसी मर्द की बीवी होती है, किसी मर्द की बहन होती है, किसी मर्द की माँ होती है। तो मेरे ख्याल से जब मैं इन महिलाओं का सपोर्ट करूँगी तो पूरे मर्दें मुस्कुराने लग जाएंगे, क्योंकि उनके ही लिए ये मर्दें जाके मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और मेरा दूसरा स्लोगन है पार्टी का, आपने नहीं देखा, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और सारी इंसानियत के लिए पार्टी काम करेगी। मुद्दा महिलाएं होंगे, क्योंकि महिला को कमज़ोर समझा जाता है कि वो राजनीति में आ नहीं सकती, वो देश नहीं चला सकती, वो फलां काम नहीं कर सकती। तो ये बताने के लिए कि हाँ महिलाएं भी सब कुछ कर सकते हैं, मैंने वो नेम रखा है। मगर इंसाफ तो हम देश के हर नागरिक के साथ रहेंगे, हर छोटे बच्चे के साथ और हर मर्द के साथ, हर भाई के साथ, हर वो बाप के काबिल के साथ, हर जो इंसान जो इनजस्टिस होता है सबके साथ हम रहेंगे, सबकी मदद करेंगे। और हमारी वो पार्टी नहीं है जो मर्दों के अगेंस्ट में जाके महिला एम्पावरमेंट। हमारी पार्टी बाप का रिस्पेक्ट करती हुई, भाई का रिस्पेक्ट करती हुई, शोहर का रिस्पेक्ट करती हुई, हर किसी का रिस्पेक्ट करती हुई वो महिला एम्पावर में रहे, हम ये सोचते हैं। मतलब सबका साथ देंगे आप? बिल्कुल सबका साथ देंगे। और हमारे कैंडिडेट में भी सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि हमारे कैंडिडेट भी बहुत सारे मर्दे हैं। अब महिलाएं तो पहली बार है, तो महिला एम्पावरमेंट पहले से नहीं था, कोई पार्टी 2-3 सीट भी एक महिलाओं को नहीं दे रही थी। तो हमारे पास अब 35% आगे आए हुए ही महिलाएं। नेक्स्ट चलकर वो हो सकता है 100% भी आ जाए, मगर पहली बार 35% आए हैं, तो बाकी के 70% मर्दे ही हैं। मैंने उन सब से कहा है कि क्या आप नहीं चाहते आपकी बहनों की मदद करे, आपकी माँ की मदद करे,
और आपकी जितनी भी देश की महिलाएं हैं क्या उनकी मदद नहीं करें? तो उन्होंने सब ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम इन सब की मदद करेंगे। मैंने कहा कि जो इज्जत करता है अपनी बहन की, अपनी बीवी की, अपनी माँ की, वैसा ही मर्द जो है हमारे पार्टी में शिरकत करे। जो बीवी को या बहन को या माँ को, औरत को वो कुछ समझता ही नहीं है, तो वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी में ना आए। मैंने सीधा कहा है। बहुत सही बात, क्योंकि महिला ही एक शक्ति है। बिल्कुल। महिला को भारत देश में पूजा जाता है, तो महिलाओं को हमको आगे करने की जरूरत है। पूजा जाता है, पूजने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पूजने से उसके हुकूक नहीं मिलते। महिला को पूजा जाता है कहीं पे दिखाने के लिए, उसको कह देते हैं कि फ्रंट सीट महिला के लिए है, बैक सीट महिला के लिए है, फलानी है फला, उससे उसके हुकूक नहीं मिलेंगे। मगर उसको पैदा जब होती है तो घर से उसके माँ बाप ही उसको कमज़ोर कर देते हैं। सबसे पहले, बेटा तू लड़की है, तुझे शादी करके जाना है, वहाँ बड़े खतरनाक लोग रहेंगे, तुझे डराएंगे, तू बर्तन धोना सीख ले, तू खाना पकाना सीख ले, अगर देख वो छोड़ देगा तो तेरा क्या हाल होगा, कैसी भी हालत रहो तू मरती रहना है। उसको ये नहीं सिखाते कि बेटी तू बेटी है मगर तू सब कुछ कर सकती है। जैसा बेटे को हक है तेरे लिए भी हक है, जैसा बेटे को मेरी मालदारी में हिस्सा है तेरे भी हिस्सा है। अगर महिला को जब से उसको एम्पावर करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो एम्पावर में आएगी ज़रूर। मैं यही मैसेज सबको, माँ बाप को भी देना चाहूँगी कि वो महिलाओं बच्चों को पैदा होते ही जो है उसको करे। तो महिला क्यों उसको मारा जाता है आज, क्यों उसको माँ के पेट में मारा जाता है? ताकि बाप तक भी उससे इसलिए बेजार हो जाता है कि जब मंडप तैयारी होती है तो बेटी का जो बाप होता है वो तकलीफ उठा के घूमता फिरता है, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए वगैरह सब। जो लड़के का बाप होता है, जमा हो गया, कपड़े तैयार हो गए, कार आके खड़ी हो गई, क्या मंडप लग गया। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ को हटाऊँ। क्यों, किस बुनियाद पर, किस जुर्म पर बेटी का बाप ही ऐसा करे, किस जुर्म के ऊपर बेटी के बाप की तैयारी करे? अब नेक्स्ट ये चीज़ लाऊंगी कि पहले मंडप दूल्हा तैयार करेगा और दुल्हन तैयार होकर मंडप में जाएगी, पूछेगी कि क्या तुमने ये सब जो है तैयार किया है, क्या सही से सब कुछ भी हो गया है। ये चीज़ में बदलाव लाना चाहती हूँ, इंसाफ की आवाज़ उठाकर बदलाव लाना चाहती हूँ। काफ़ी बड़ा चेंज है ये। बिल्कुल, मैं बदलाव लाना चाहती हूँ। अब इतने दिन तक ये हो गया, अब ये देखो कि अब शादी करना है तो लड़की वाले नहीं, पूरा लड़के वाले खर्च करेंगे। जितना जितना अच्छा बनाना है तुम बनाओ, जितना अच्छा मंडप बनाना है, जितना अच्छा दोस्तों को खिलाना है। क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें अपने लाइफ में देखा है कि एक बार ऐसा वाक़या हो गया कि दुल्हन के घर वाले, दुल्हन के घर वाले जितना भी हो सका था प्रिपेयर किए, हमारे एक विलेज में ख़रीब की जगह पे, तो प्रिपेयर किए। दुल्हन को जो है उन्होंने सब सजा दिया, सब कुछ भी कर दिया। अब दूल्हे का बाप आया और कहा कि जो बाकी के जो पैसे हैं वो सब तैयार है तो मैं बच्ची को जो है गले में वो ये हार बनने दूंगा, शादी पूरी कंप्लीट होने दूंगा। तो वो बाप ने कहा कि मैंने कहीं बैंक से लोन मांगा, मुझे नहीं मिला, किधर से भी नहीं मिला, जस्ट प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लीजिए और मेरी बच्ची को शादी अब कर लीजिए आप, और मेरी बच्ची को शादी कर लीजिए। उसने क्या किया, दूल्हे के बाप के पैर पकड़ लिया सबके सामने कि जब भी जो है वो ऐसा पैर खींच के भाग रहा था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पूरा कंप्लीट करोगे तो मैं शादी करूँगा। तो थोड़ी देर देखा कि दुल्हन ने जो है कहा कि ठीक है करके बोली वो अंदर मैं जाती हूँ, मैं अभी आऊँगी। गई अंदर, फांसी पे लटक गई। और उसने लिखा लेटर में ये बात कि मेरे बाप को आज ये शादी के मंडप के अंदर जो है ये चीज़ किया है तो वाकई में ये अगर मुझे शादी करके लेके जाएगा तो मुझे कैसे सताएगा और मेरे बाप को कितने बार इसके पैर पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने खुद लिखा लेटर में, क्योंकि जब वो हादसा हुआ तो मैं खुद वहाँ गई थी, खुद मैं वहाँ गई थी, मैंने देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब चेंजेस लेकर आएँ, ये सब एक बदलाव जो है हम लेकर आएँ कि क्यों करके बोले तो आज जो है बोलते हैं कि पूजते हैं, अगर पूजते हो तो आज तक भी लड़की वालों के हाथ से ही क्यों तैयारी करते हो शादी की? लड़के वाले के हाथ से तैयारी करो। किस किताब में लिखा है कि लड़की के मामों ने, माँ बाप ने ये करना है? तो इसलिए लड़की का बाप ये सोचता है कि पैदा होने से पहले इसको अबार्शन कर दो। भाई क्यों? ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अच्छा, स्पीच के दौरान मैंने एक चीज़ और सुनी थी, आपका जीएसटी को लेकर मैंने बात सुनी थी। जीएसटी पर आप कह रहे हैं रोक लगाना चाहिए। कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, वो लोग कह रहे हैं नहीं जीएसटी ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या है जीएसटी के प्रति? आपको क्यों लगता है उस पर रोक लगाना चाहिए? मैं सिर्फ जीएसटी की बात तो मैंने कल की स्पीच में तो कहा था, मगर मेरा मुद्दा जीएसटी ही नहीं है बल्कि देश के हरासमेंट को बचाना है। और वो हरासमेंट जो हो रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, वो सिस्टम सही से नहीं चल पा रहा है।
सीधी सी बात है कि हमारी सेंट्रल की जो सरकार है वो एकदम रात में अनाउंस कर दी कि नोटबंदी कर दो। सीधी सी बात है। चलो अच्छी बात थी, ब्लैक मनी को लाना था। सबसे पहले तो ये वादा था पूरे लोगों के साथ कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा ये जुमला भी है। जी वही तो, 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे और उन्होंने तकरीर में कहा है। तो 15 लाख अकाउंट में कहाँ से आएंगे उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था। जितने भी लोग ने पैसा विदेश को पहुंचा दिए वो पैसा मैं लेकर आऊँगा ब्लैक मनी, और मैं क्या करूँगा 15 लाख रुपया अकाउंट में दे दूँगा। ठीक है, चलो अच्छी बात थी। अगर देश के लोगों के अकाउंट में 15 लाख के बदल 15,000 भी आ जाते तो हम अप्रिशिएट करते थे। चलो किसी एक भारत के बदलाव के लिए जो है किसी ने ये कोशिश की है। तो उल्टा हो गया यहाँ पे। उल्टा क्या हो गया कि 15 लाख आते थे, लोग इंतजार कर रहे थे 15 लाख आएंगे 15 लाख आएंगे, मगर नवंबर में रात में 8 बजे जो है एकदम अनाउंस, नवंबर 8 को जो है रात में अनाउंस हो गया कि आज सुबह से जो है तुम्हारे नोट नहीं चलेंगे। सीधी सी बात है। चलो बड़े मालदारों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको तो बैंक वाले घरों को लाके उंडल के चले गए, दे दो तुम्हारे पुराने नोट, ले लो नए नोट। अब ये जिनके बैंक में अकाउंट नहीं थे, मेरे पास ऐसे हजारों के महिलाएं आए जिनके हाथ में 10,000, जिनके हाथ में 20,000 थे, और वो जब वो बता के रोने लगे कि अब वो पूरा खत्म हो गया था पीरियड, ये वो डालने का, जमा करने का, इसमें देख के नोट लेने का सब, तो वो बोले ये हमारा कौन सा ब्लैक मनी है, ये तो पसीने से कमाई हुई कमाई है, और इसको भी ब्लैक मनी करके जो है स्टॉप कर दिया हमारे पैसों को। हमको अकाउंट खोलने के लिए ना हमारे पास आधार कार्ड है, ना हमारे पास घरों का एड्रेस है, कुछ नहीं। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं बेचारे, तो उनको क्या करना है। ये देखकर मेरे दिल को बहुत हैरानी हुई कि ये फैसला बहुत गलत फैसला था। अच्छा चलो नोटबंदी की है, मानती हूँ कि नोटबंदी हो गई, लोग लाइन में लग गए, उसमें मीडिया तो बताती है कि 124 लोगों के जान गए, उससे ज़्यादा गए थे। हाँ, तो अंदर की जो बात है हजारों के लोगों के जान गए। क्यों? कि किसी की शादी थी, उनके घर में प्रॉब्लम हो गया, किसी के घर में बीमार था बंदा, उसको हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर सके, और सब कुछ। तो इसमें कई जान जो है नुकसान हो गए। तो मैं यही सवाल करती हूँ नोटबंदी के बारे में। इतनी नोटबंदी करने के बाद, पिंक नोट लाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, क्या 4 नाम आपके पास ऐसे हैं कि जिसकी ब्लैक मनी पकड़ी गई? हाँ है? किसी के पास प्रूफ है कि फलां के ब्लैक मनी इतनी लेकर आ गए और नोटबंदी के बाद इतनी ब्लैक मनी पकड़ी गई और उसको डिक्लेयर किया गया है? किसी के पास प्रूफ? किसी के पास भी नहीं। तो इसका मतलब इससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ। फायदा हुआ किसका? जो लोग पुराने थे, जो लोग अपने आप में छोटा मोटा पैसा जो रखे थे, उन सब का नुकसान हो गया। उसके बाद उनको कहा गया कि बैंकों में पैसा डाल दो। सीधी सी बात है। बैंकों में पैसा डालने के बाद जो बड़े लोग हैं 11,000 लोन लेके भाग जाओ। ये जो गरीबों के पैसे थे, ये सब कुछ बैंक में जब जमा हो गए, इनके पैसे लेके भाग जाओ। फिर अचानक से फैसला आया कि जीएसटी आ गई। इससे पहले देश में एक था वैट 1%, जो भी सेल्स होता था, सेल्स का वैट था 1% था, और उसको साल में भी लोग जो है फाइल कराते थे। बिजनेस करने वालों के लिए क्या था, वो इजी था। फिर उसके बाद बोले कि महीने में एक बार जीएसटी को फाइल करना होगा। मैं आपको सच बात बताऊं, आज तक जीएसटी क्या है हमारे देश के सीएस को भी समझ में नहीं आया, और वो सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री करना है हमारे देश के सीएस को भी समझ में नहीं आया। और उसमें क्या है, इतनी ऊंच नीच हो गई कि इस पर 18%, इस पे 12%, इस पे फलां परसेंट, इस पे फलां परसेंट। हाँ, एक परसेंटेज रख देते कि जीएसटी देखिए चलो 3% है सारे प्रोडक्ट के ऊपर, एक परसेंटेज रख देते कि 5%। उसके बाद क्या कर दिया कि चाय पियो, उसके ऊपर भी जीएसटी। तो ये गरीबों को क्या है, देने के बदल खींचना हो गया। एक बड़े मालदार से आप टैक्स वसूल करते, उसके लिए हम अप्रिशिएट करते, सैल्यूट करते तुम्हारे फैसले को। चलो भाई, बिजनेसमैनों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए। यहाँ जो तकलीफ हो रही है गरीब को हो रही है। अब जो मालदार होता है उसे चाय की जीएसटी पे करना कुछ मुश्किल नहीं है, और जो गरीब होता है उसके लिए 50 रुपये हिसाब रखते हैं, उसके लिए 100 रुपये हिसाब रखते हैं। तो यहाँ गरीबों को जीएसटी के वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और छोटे छोटे जो लोग बिजनेस करते थे, 1 लाख पर कंपनी की रनिंग थी,
मंथली 2 लाख पर कंपनी की रनिंग थी, तो उन्होंने कंपनीज क्लोज कर दिए। उसमें 2-3 लोग जॉब करते थे। आज वही जखीरा जो है जमा हो गया है, जो लोगों के जॉब जो चले गए। अब जो है प्रेजेंट भारत का एक सर्वे रिपोर्ट है कि 12,75,00,000 पीपल जो है जॉबलेस हो गए। क्यों? इसी वजह से आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। तो मैं चाहती हूं कि ये एक बड़ी सी मुसीबत है लोगों के ऊपर, मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है लोगों बहुत बड़ी मुसीबत है लोगों के ऊपर। मैं चाहती हूं कि जो है इसको क्लियर से ही हटा दे और बहुत अच्छे सिस्टम लेके आए हिंदुस्तान के अंदर। अब एक बंदा 1 लाख रुपये कमाता है, 35% टैक्स है, 18% जीएसटी है और 1% और कुछ चार्जेस ही, 70% आप बोलते हैं कि लीगल से पे करो। तो यहाँ लीगल छोड़कर लोग इलीगल ज्यादा करना शुरू कर दिए, सीधी सी बात। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं उनका भी हरासमेंट अलग होता है, ये ऐसा करो, वो वैसा करो, सब कुछ भी करो। तो इसलिए क्या है, मैं चाहती हूं कि एक क्लीन सिस्टम लेके आओ, एक क्लियर सिस्टम लेके आओ। भाई आपका टर्नओवर इतना है, साल में आप 5% 10% टैक्स पे कर दो, सीधे से आपके टर्नओवर के लिहाज से या आपके इसके लिहाज से, आपके इनकम के लिहाज से इतना सा टैक्स पे कर दो। वो साल में एक बार फाइल कर दो, जब भी हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा वापिस। अगर वो पैसा जो 5% टैक्स लेके अगर गरीबों पर सही से खर्च करें और ये 20% 35% लेके स्विस बैंकों में, इधर बैंकों में, उधर बैंकों में जो पैसा जा रहा है उसको बंद कर दें और बंद करके लोगों के ऊपर खर्च करेंगे, तो सीधी सी बात है कि 5% 10% के टैक्स से भी भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई गरीब नजर ही नहीं आएगा फिर, अगर सच्चे से खर्च करेंगे तो। मेरा वो प्लान है, मैं वो इंशाअल्लाह वो सिस्टम में लाऊंगी और मेरी फाइट भी उसी के लिए है, ताकि भारत के लोगों के लिए इजी लाइफ दे सकूं। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी, उसमें एक बात आपने कही थी कि कुछ लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। आपका इशारा क्या था? विजय माल्या, नीरव मोदी, क्योंकि ये लोग ही एक ऐसे हैं शख्स हैं जो बैंकों से पैसा लिया, इन लोगों ने भाग गए। क्योंकि हमारे जो सिस्टम देखो, नजर में आने में विजय माल्या है, नीरव मोदी है और कई लोग हैं, और नजर में जो नहीं है वैसे भी कई लोग हैं जो बैंकों से लेके भाग गए। मैं सारे बैंकों के लोगों से, और जो कहते हो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हमारे पास है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हमारे पास है, अरे नॉर्मल इंसान को 50,000 अकाउंट में आ गए तो फोन आ जाता है कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट से फोन है, ये 50,000 रुपये कैसे आ गए, कैसे चले गए। तो जब तुमको 11,500 करोड़ ट्रांसफर हो रहे थे तो तुमको पता ही नहीं चला कैसे ट्रांसफर हो गए। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में ये खोट है, कहीं ना कहीं नहीं, गारंटी के साथ सिस्टम में खोट है। कहीं ना कहीं इसमें कोई सोचने की बात और छुपा के करने की बात, ये बात नहीं है, सिस्टम में पूरा खोट है। इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए, और सिस्टम में जब खोट होता है तो इतनी पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं चाहती हूं कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा कितने भी बड़े बिलियनर को लोन नहीं देना चाहिए। जो लोन लेकर बिलियनर बनता है उसको क्या बिलियनर तुम शो करते हो? जो कमा के बने ना, कमा के बिलियनर बन के बताए, कमा के मालदार बन के बताए। जो बैंक का लोन ले लिया और वो बिलियनर बन रहा है, और उसमें सबके पार्टनरशिप होते हैं। अभी तो मीडिया में सब सामने आया है किसको किसको कितने पैसे मिले थे, कितने। और वो नीरव मोदी ने भी जो है, उन्होंने भी मैसेज लिखा था, ईमेल किया था, ये सब लोग खेल है तुम्हारा, तुम भी तो इतने पैसे ले चुके हो, आज मेरे बैंक के अकाउंट्स को तुम एकदम ऐसा कर दिए तो मैं कैसे जो है पे कर पाऊंगा, जो भी है। तो ये गलतियां जो मेन सिस्टम से हो रहे हैं। आज लोग बोलते हैं नहीं उसने लेके भाग गया, इसने लेके भाग गया, इसके लेके। अरे ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरे घर को लाकर लगाना, इसकी सिक्योरिटी लगाना, इसमें से ये करना, ये मेरा काम होता है। जब घर में इतना इजी से छोड़ रहे हो कि हर कोई लेके भाग गया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे पहले, मैं देश का चौकीदार हूं, तो जब ये चौकीदार थे और इतना कंट्रोलिंग था तो फिर कैसे चोर कैसे भाग रहे हैं बाहर, और इतना इतना पैसा लेकर। छोटी बात नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक में कितने गरीबों ने पैसा जमा किया। और दूसरी बात, हर जगह आरबीआई परमिशन देती है तुम पैसे कलेक्ट करो, बहुत सारे फाइनेंस कंपनी को देती है, बैंक को देती है, तुम डिपॉजिट करो वगैरह। अब लोग भी बेचारे भोले भाले ये सोचते हैं कि वो डुबा देगा तो आरबीआई पैसे देगी, ठीक है, मगर आज तक कभी दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी को पैसा वापस? कितने लोग लेके भाग गए, कितने लोग डुबा के भाग गए, लोग रोते ही रहे, पीटते ही रहे, सब कुछ। किसी ने दिया है पैसा किसी को वापस दिया है? नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जो
बेसिक जो सिस्टम है वो सिस्टम में टोटल रियली 100% गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी को सुधारना बहुत ज़रूरी है और वो जो गलत चीज़ें हैं उसको खींच कर सही करना बहुत ज़रूरी है।